गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अब कितनी क्लास लगने वाली है, तो आज की क्लास के अंदर हम सेक्शन 24 पढ़ लेंगे, सेक्शन 26 पढ़ लेंगे, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे सेल बाय पर्सन नॉट बाय। मतलब आज की क्लास में ये पढ़ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर जो 3 है वह है कंडीशन एंड वारंटी। इसमें कितना टाइम लग जाएगा? कंडीशन और वारंटी पढ़ने के लिए हमारे को एक क्लास लग जाएगी, ये इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, बस ये 4 क्लास लग जाएगी इसके अंदर लगभग समझाने वमझाने 4 क्लास नहीं 3 क्लास लग जाएगी। चैप्टर नंबर 3 में हमारी 3 क्लास लगती है। आज एक क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 एक बार देख लो, एक पेज है यहाँ पर, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज है ना, 3 क्लास लग जाएगी। मतलब डिटेल की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, डिटेल में 3 क्लास चैप्टर नंबर 3 में, 3 क्लास चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर। इसमें भी लगभग 1 2 3 2 क्लास लगेगी, 3 और 3 6। मैं डिटेल में पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो एक क्लास में भी खत्म कर सकता हूँ। याला चैप्टर अनपेड वाला, याला एक क्लास का टॉपिक है बस ये, और एक क्लास ऑक्शन सेल। तो मतलब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करने में कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से लगेगी 3 3 6 7 8 9 क्लास मान के चलो। डिटेल में अगर चर्चा करूँ तो 9 क्लास लगती है, अगर जल्दीबाजी में कराऊं तो 7 क्लास में खत्म होता है, पर हम डिटेल में करेंगे, 9 क्लास पूरी लगाकर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा सेक्शन नंबर 24, जो कि है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बड़े सिंपल टॉपिक्स है ये वाला, गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हाँ जी, ये चीजें मुझे बैठ के समझानी है तो बैठ जाता हूँ एक बार और फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अमेजोन से शॉपिंग करी है ना? यस, करी होगी आपने अमेजोन से शॉपिंग। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक के सामान को छोड़कर, जैसे कि मोबाइल्स, कुछ आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक के, उनको छोड़कर बाकी सभी आइटम में अमेजोन एक फैसिलिटी देता है आपको कि आप अमेजोन से सामान खरीदें, अगर आपको सामान पसंद नहीं आए तो आप 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर दो। ऐसी फैसिलिटी देता है अमेजोन। ऐसी फैसिलिटी फ्लिपकार्ट भी देता है, पर कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं उनमें नहीं होती, जैसे मोबाइल्स में नहीं होती, मोबाइल्स में नहीं मिलेगी, चाहे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऑनलाइन साइट पे। बाकी आपको ज्यादातर कपड़ों में, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको रिटर्न के लिए मिल जाता है। जो बड़े प्रोडक्ट हो उनमें छोड़कर बाकी छोटे मोटे में रिटर्न मिल जाता है आपको। जैसे कि कपड़ों की बात कर लेते हैं, 10 डे रिटर्न पॉलिसी जैसे अमेजोन कहता है आपका। तो आपने आज अमेजोन से कुछ सामान खरीदा, आपने आज अमेजोन से सामान खरीदा, आपने देखा कि यार ये चीज तो मुझे पसंद आई नहीं, ये सामान तो मुझे पसंद आई नहीं, आपने रिक्वेस्ट करी कि ये सामान आप वापसी लीजिए, मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। तो अमेजोन अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप वो सामान वापसी करते हो, रिटर्न कर लेते हो, तो ऐसे केस के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और सामान वापसी हो जाएगा। तो अमेजोन क्या कर रहा है, बेसिकली उस सेल को प्रमोट कर रहा है जहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप उस सामान को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मान लो मेरी एक दुकान है और मैं माल बेचता हूं, गुड्स बेचता हूं, कपड़े बेचता हूं, और मैंने यहां पर एक बोर्ड लगा रखा है कि अगर आप कपड़े ले जाइए, अगर आपको पसंद नहीं आए तो 5 दिन के अंदर अंदर ये कपड़े वापसी कर देंगे, आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो लोग आते हैं, मेरे से कपड़े ले जाते हैं, और अगर उनको पसंद नहीं आते तो वो मुझे रिटर्न कर देते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, चाहे तो वो मुझे रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त इस बात की है वो कपड़े पहने हुए नहीं होने चाहिए, है ना, वो यूज करे हुए नहीं होने चाहिए। आपने एक बार ट्राई करा, आपको पसंद नहीं आया, 5 दिन का समय, जब मर्जी आओ रिटर्न कर लो, यूज नहीं होना चाहिए बस वो, क्योंकि वो फिर आगे नहीं बिकेंगे ना। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, उस सेल को प्रमोट कर रहे हैं जहां पर हम एक बायर को ऑप्शन दे रहे हैं कि बायर भाई सामान ले जाओ, कस्टमर सामान ले जाओ,
पसंद ना आए तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप वापसी कर दोगे तो हम आपको रिफंड कर देंगे। तो ऐसी सेल जो अप्रूवल के बेसिस पर होती है, जैसे कि क्या, मैंने सामान कस्टमर को बेचा, मैंने कहा भैया आप ऐसा करना, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप 5 दिन के अंदर रिटर्न कर देना, नहीं तो आप मुझे बता देना कि आपको लेना हो तो मुझे बता देना कि हाँ आप अप्रूव कर रहे हो, आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन सेल। सेल जो हो रही है वो अप्रूवल के बेसिस पर हो रही है, रिटर्न का ऑप्शन यहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे को हम कहते हैं, सेक्शन नंबर 24 हमें ये बता रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो एक ऑप्शन देता है बायर को कि अगर उसको सामान ना पसंद आए तो एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड पर वो सामान वापसी कर सकता है और हम उसको रिफंड कर सकते हैं या और कोई सामान दूसरा ले जा सकता है। तो इसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू पुश अप द सेल, सेल को बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इन ऑर्डर टू पुश अप द सेल जनरली देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू द कस्टमर, कस्टमर को गुड्स भेज देते हैं विद द क्लियर आउट अंडरस्टैंडिंग, क्या लिखा है, विद द क्लियर आउट अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज ऑन ऑप्शन टू अप्रूव और रिटर्न द गुड्स। कस्टमर को गुड्स भेजेंगे, कस्टमर से कहेंगे कि भैया आप कह रहे हो इस गुड्स का यूज, 1-2 दिन इसको यूज करो, अगर आपको पसंद ना आए तो आप वापसी कर देना, पसंद आ गया तो रख लेना, अप्रूव कर देना इसको। आपने बहुत देखा हो, मैंने तो बहुत देखा है, ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं अपने क्या कहते हैं बहुत सारे सामान खरीदता हूं जिसमें सेलर मुझे एक ऑप्शन देता है कि देखो भैया आप इस मशीन को यूज करिए, मशीन खरीद ली मैंने कोई, कहता भैया 1 दिन चला के यूज करो, अगर नहीं पसंद आए तो वापसी कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मेरे को पसंद आया थी तो मैं उसको हाँ कह देता हूँ कि हाँ मुझे लेनी है, और नहीं पसंद आई तो वापसी कर देता हूँ। तो सेल को बढ़ाने के लिए जनरली सेलर ये ऑप्शन देता है बायर को और अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि आपके पास ऑप्शन है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम तक, इतने दिन में आप मुझे बता देना आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। ऑप्शन टू अप्रूव और रिटर्न द गुड्स विद इन, देखो क्या लिखा है, विद इन अ गिवन, देखो ये लिखा विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ पीरियड। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न। ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल ऑन रिटर्न बेसिस को कहा जाता है। हियर विद अप्रूवल इज गिवन प्रॉपर्टी इन गुड्स विल विद द सेलर, मतलब कि मान लो मैं आपको एक मशीन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया ये मशीन आप यूज करो 2 दिन, अगर आपको पसंद आती है तो आप हाँ कहना, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो वापसी कर देना। तो जब तक आप अप्रूव नहीं करते उस सेल को या जब तक आप रिटर्न नहीं करते तब तक जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप, इधर प्रॉपर्टी वर्ड का यूज जो करा जा रहा है, ये देखो ये प्रॉपर्टी वर्ड का यूज जो करा जा रहा है ना, इसका मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी। जब आप कह दो कि हाँ मैं अप्रूव कर रहा हूं तब ये प्रॉपर्टी मैं आपको पास कर दूंगा, मतलब ऑनरशिप आपको ट्रांसफर करूंगा। ऑनरशिप तब तक मेरे पास रहेगी जब तक आप अप्रूव नहीं करते। ठीक है जी, जब तक आप अप्रूव नहीं करते। मान लो एक दिन मैं दुकान पे था और आपने कहा कि भैया मुझे सामान चाहिए, मैंने कहा ये लो, कह रहा भैया आपकी रिटर्न पॉलिसी है ना 5 दिन की, मैंने कहा हाँ 5 दिन तक आप ये चलाइए इसको, 5 दिन तक मतलब आप इसका यूज करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे वापसी कर देना। आप 5 दिन उसका यूज करते हैं, 4-5 दिन, 5 दिन हो जाते हैं, 6ठे दिन हो जाता है, 7वें दिन होता है, 8वें दिन में याद आता है कि पसंद नहीं आ रही, 8वें दिन आपको याद आता है कि यार मुझे पसंद नहीं आया, मैं वापसी करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे पास आए 8वें दिन में, कह रहा भैया ये मशीन मेरे को पसंद नहीं आई, मैंने इसको यूज करा पर मुझे दिक्कत आ रही है अब। मैंने कहा सर अब रिटर्न नहीं होगी, रिटर्न का जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम था 5 दिन वो एक्सपायर हो चुका है, और जैसे ही आप कोई जो हमारा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आपको रिटर्न करना होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं आपने अप्रूव कर ली। अगर आपको रिटर्न करनी होती तो आप 5 दिन के अंदर कर देते, इसका मतलब 5 दिन के अंदर आपने रिटर्न नहीं करी, इसका मतलब आपने अप्रूव कर लिया। ये हम एज्यूम कर लेंगे, डीम्ड, डीम्ड मतलब मान लेंगे, ये हम मान लेंगे कि अगर आपने 5वें दिन तक रिटर्न नहीं करी तो 6ठे दिन में अगर हो गया तो हम मान लेंगे कि आपने वो सेल अप्रूव कर ली बिना आपके बोले। फिर आपका हम कॉल का इंतजार या आपके आने का इंतजार नहीं करेंगे कि आप बोलोगे हाँ मैं लूंगा ये मशीन। 5वें दिन जैसी रिटर्न पॉलिसी खत्म होती है, रिटर्न पीरियड खत्म होता है, 6ठे दिन से हम मान लेंगे कि आप अप्रूव्ड कर चुके ऑटोमेटिकली। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यहां पर अगला कैसा कह रहा है, व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू अ सेलर। जब पहले ये वाला एग्जांपल में आपको सिखा रहा है कि कब आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है। ऑनरशिप तब ट्रांसफर करनी है जब वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाए, जो 5 दिन दिए गए थे या 10 दिन की अमेज़न पॉलिसी है रिटर्न पॉलिसी वो खत्म हो जाए, या फिर बायर खुद कह दे कि यार मैं ले रहा हूँ, 5 दिन से पहले ही कह दे। मेरे से कोई मशीन लेके गया, कह रहा भैया मशीन ले रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न नहीं करनी,
दूसरे दिन में उसने बता दिया मुझे, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सेल मान लिया। तो जब बायर अप्रूव कर देगा कि हाँ मैं ये ले रहा हूं, या अप्रूव नहीं करा, भूल गया और 5 दिन खत्म हो गए, गिवन पीरियड जो दिया था रिटर्न पॉलिसी का खत्म हो जाए, तो हम डीम्ड अप्रूव्ड मान लेंगे। डीम्ड अप्रूव्ड का मतलब होता है मान लेंगे कि हमने वो सेल उसने हाँ कह दी। जब बायर हाँ कह दे या डीम्ड अप्रूव्ड हो जाए, ऐसे केस के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दी जाएगा दूसरे बायर, सेलर की तरफ से बायर को। ठीक है जी, सेलर की तरफ से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये कह रहा है, देखो ए ने 3 दर्जन सिल्क साड़ी भेजी बी को, और ये अप्रूवल के बेसिस पे भेजी है कि हाँ अगर आप चाहो तो अप्रूव कर सकते हैं विद एन ऑप्शन टू रिटर्न द सेम विद इन 21 डे। ए ने कहा कि ये लो भैया 3 दर्जन साड़ी लो, इसको देखो, आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे 21 दिन के अंदर अंदर ये वापसी कर दो अगर आपको पसंद नहीं आया तो। अब बी ने क्या करा, एक लेटर सेंड करा अप्रूवल का ए को, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर भेज दिया गया है। जो जैसे ही 15 दिन के अंदर अंदर भेजा गया और ए के पास पहुंचा, सेलर के पास वो लेटर पहुंच गया, तो सेलर क्या कर देगा, वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा उस साड़ी की सारी साड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा किसको, बायर को, क्योंकि उसने अप्रूवल दे दिया। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद when he does not any other act adopting the transaction, अगर उसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं बताया, या उसने कोई यूज कर लिया। मैंने कहा कि भैया ऐसा है, आप मेरे से कपड़े ले जाए, आप एक दिन ट्राई करना, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझे वापसी कर देना, कल तक का टाइम है, परसों तक का टाइम है, 2 दिन का टाइम ले लो आप। आपने कहा ठीक है, आप मेरे से कपड़े लेना आए, आपको पसंद आए, आप घर ले गए, आपने ट्राई करा, एक शादी में आप अटेंड करी शादी, और जैसे ही शादी रात को अटेंड करी, अगले दिन वापसी करने आ गया। मैंने कहा भैया ये तो यूज कराया आपने। कह रहा नहीं भैया यूज कहाँ कराया, मैंने एक बार ट्राई करा था। मैंने कहा नहीं भैया दिख रहा है हमें यूज करा हुआ है, आप शादी में अटेंड करके आए हो, देखो दही बल्ले गिरे हुए हैं, देखो देखो नीचे नीचे दही बल्ले गिरे हुए हो, देखो वो देखो देखो लाल चटनी भी दिख रही है मुझे, भैया आपने यूज करा हुआ है इसको। कह रहा भैया आप कैसे पहचान लिया। मैंने कहा अरे साफ साफ दिख रही है चाउमीन की लाल चटनी, वो दही बल्ले भी गिरे हुए दिख रहे हैं, अब कितना ही साफ कर लो, दाग तो दाग है, दाग अच्छे होते हैं, वो अच्छे दिख गया। अब नहीं, अब रिटर्न नहीं होगा क्योंकि आपने इसको यूज कर लिया। भाई यूज नहीं करते, ट्राई करते, ट्राई और यूज में फर्क होता है। यूज करके मतलब कहीं आप पहन के चले गए उसको। बहुत सारी लड़कियां करती है ऐसा, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती है, वो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगाती है 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी वाले, बढ़िया से बन ठन के जाती है शादी में, शादी अटेंड करती है, कपड़े पैक करती है, रिटर्न। अमेजोन बेचारा लुट चुका है इस बार, अमेजोन फ्लिपकार्ट लुट चुका है। जितने भी लड़के हैं उन लड़के की सिस्टर भी ऐसा करती होगी, जब ये हाँ हाँ हूं कर रहे हैं, होता है लूट रखा है। इंडिया में अमेजोन नहीं चलेगा भाई, इंडिया में इतना जुगाड़ है, इंडिया में इतना जुगाड़। जो बच्चा कह रहा है कि हाँ सर मैंने एक बार ऐसा करा था, शादी वादी अटेंड करी, कपड़े मंगाए, शादी वादी। अब लड़कों के लिए इसलिए नहीं आता क्योंकि लड़के ऐसा इसलिए नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि लड़के जो कपड़े देखते हैं और जब पहनते हैं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। देखते हैं बिल्कुल अच्छे कपड़े कि यार ऐसा मैं दिखूंगा, और जब पहनते हैं तो कुछ ऐसा दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं अरे यार मुझे अब हंसी आ रही है, मैं आपको दिखा के मानूंगा। ओह शिट, अरे यार इसमें आप वो नहीं खुलेगा अरे यार अब मुझे एक बार इसको रीस्टार्ट करना होगा, एक बार लेट्स रीस्टार्ट, एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ, लड़के जब अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कपड़े बाई करते हैं सोचते हैं मैं ऐसा दिखूंगा, और नीचे अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो देखते कुछ ऐसा है। मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आपको। कभी कभी तो मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, मैं कह रहा यार ये कपड़े है, इसको सिलेक्ट करना है मुझे, कुछ इस तरीके से मैं दिखूंगा, और नीचे जब फीडबैक में उसने फोटो डाली होती है वो ढीला सा, मैंने कहा यार ये तो गलत है, ये नहीं, ये आएगा ही नहीं काम अपने। अभी दिखाता हूँ आपको, आप कहोगे यार ये हकीकत वाली बात है, ये ऐसे ही है, सही में ऐसा है। यहाँ देखो आगे अमेजोन, अमेजोन से हम आज कपड़े लेंगे मैं एक सर्च कर, अरे यार नेट को क्या हुआ, मैं एक सर्च करता हूं ब्लेजर, ब्लेजर फॉर मैन।
अब जैसे कि कोई अच्छा सा बेस्ट सेलर ये वाला सर्च करते हैं, अब देखना तो ये हमारा ब्लेजर देख दिखने में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हैंडसम बॉय, दिस इज हैंडसम बॉय, सलमान बॉय। अब सलमान बॉय देखो, अब हमारे सलमान बॉय नीचे दिखेंगे थोड़ी देर में, कहाँ गए रिव्यू, कहाँ है रे रिव्यू का, सलमान बॉय नहीं दिख रहे मुझे, दिखेगा दिखेगा, कहाँ है, आजा 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 आजा, रिव्यू कहाँ है रिव्यू, कस्टमर रिव्यू तो ये रहा, पर है कहाँ पर यार वो वीडियो, हाँ ये तो लग रहा है वो सलमान बॉय, ओए होए होए होए। ये तो सलमान बॉय लग रहा है भाई, नहीं यार ये तो सही लग रहा है यार इसमें, ये कैसे ताज्जुब कैसे हो गया, सलमान बॉय दिख रहा, अरे यार रुको रुको कहीं तो दिखेगा हमारा सलमान बॉय, सलमान बॉय, ये रहा हमारा सलमान बॉय। रुक जाओ यार कहाँ गया रे, शक्ल तो दिखाई नहीं सलमान बॉय की, ये देखो हमारा सलमान बॉय देखो तुम, मैं क्या तो अब तुम कहोगे कि यार ये तो मतलब, अब पता नहीं इनको मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस सलमान बॉय दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप, अब हकीकत देखो कि वो कैसा था और ये कैसा है, अब इसलिए लड़के नहीं कर पाते पर लड़कियां तो कर ही लेती है, अब सलमान बॉय को देखो कहीं ना कहीं दिख ही जाते एक दो पॉइंट में सलमान बॉय अपने, क्या रहा है, got it fairly quickly before 2 days estimated it. I am 5,659 kg around, waist is just over 32 as per the review recommendation, size should be 32 plus 6 38, since I bit slim for my age I took a gamble and went for 36 size assuming 38 to be bigger for me। भाई हाँ जी बिगर बिगर है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो आप कैसा लग रहा है सलमान बॉय अपने, बोलो जुबा केसरी, अभी और आते नीचे, अरे इसमें तो चलो ठीक है ब्लेजर में दिखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ऐसे ब्लेजर भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे, मैं ही मन ये तो दिख चल, अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब ऐसे दिखूंगा मैं आपको एक दूसरा दिखाता हूँ आपको, सस्ते सस्ते दिखाता हूँ क्योंकि लोग ज्यादातर सस्ते खरीदते हैं, ये देखो अब ये सलमान बॉय पिंक में कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटी बॉय, ये देखो ये सोच, अब जो बंदा इसको खरीदने वाला होगा वो सोचेगा यार ये मैं ऐसा दिखूंगा, भाई तू ऐसे नहीं ऐसे दिखेगा, तो रुक आता रुक, तू कैसे दिखेगा, अभी दिखा अभी अभी रुक जा, आ रहा है भाई आ रहा है, कहाँ गया, इसमें नहीं है यार, ऐसा देखना इसमें तो बहुत कम रिव्यू है, मजा नहीं आया, पहले नीचे चेक कर लेता हूँ रिव्यू कितने हैं, कितने जनों ने रिव्यू करा है, एक जनों ने 433 272 जनों ने रिव्यू करा है, ये देखो सलमान बॉय दिखेंगे इसमें, इसमें करा है 1800 लोगों ने रिव्यू, अब देखिए क्यूटी बॉय लग रहा है, अब इनके यार आ गया, ये देखो हमारा सलमान बॉय देखो तुम, भाई साहब गुड क्वालिटी बट एवरेज एट दिस प्राइस, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, सलमान भाई देख रहे हो तुम, वेरी डेंजरस, सलमान भाई अपनी फोटो डाल रहे हैं, यार क्यों डाल रहे हो तुम, अच्छा वाला कमेंट कर दो, ऐसा करने से क्या होगा, पर ये है कि यार है लोग देखते हैं इनको और देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई मैं भी ऐसे दिखूंगा तो नहीं मंगाऊं तो ठीक है, कितनी फिटिंग करा लूंगा मैं, अभी रुका एक और दिखाता हूँ सलमान भाई अपना, अब डाल ही नहीं है यार किसी ने, रिव्यू दे रहा है 4 और लिख रहा है हिज हैंड साइज इज बिग, वेद बाबू वेद बाबू, अरे यार ये कौन है रे, ये तो सही लग रहा है यार, ज्यादा हटा देता हूँ, लड़कियां फिदा हो जाएगी कहीं, शादी करूंगी तो राहुल से, वरना किसी से नहीं करूंगी है, ओए होए होए होए, ये इसी का तो इंतजार था मुझे, मैं इस भाई से तो, यही तो है लड़कियों के दिल का राजा,
लड़कियां आजकल सो क्यों नहीं पा रही? इसी वजह से नहीं सो पा रही भाई, ये रातों की नींद उड़ा ले गया है लड़कियों की। क्लोजअप, क्लोजअप देखो भाई का। देखिए हम मजाक नहीं उड़ा रहे, थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे हैं बस क्लास को, भाई का मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, मजाक मत उड़ाओ भाई का। मैं आपसे ये कह रहा था यार कि मान जाओ अब तुम, मैं अब लड़कियां, अब लड़कियों को देखा जाए तो यार लड़कियों में तो, लड़कियों को तो खैर कभी मैंने देखा नहीं कि लड़कियां भी डालती है, मुझे नहीं पता, बट हमारी बात ये चल रही थी कि आप अमेजोन, लड़कियां अमेजोन से सामान खरीदती है, उनके कपड़े उनको फिट आ जाते हैं, वो एक शादी में अटेंड करती है, अपना सामान वापस रिटर्न पसंद नहीं आया जी, अपने शादी की शादी अटेंड हो गई और कपड़े के कपड़े भी मतलब वापस कर दिया, पैसा भी आ गया। हाँ, वापसी आ जाते हैं। ये कह रहा है ए ने 25 टन और सीमेंट बी को भेजा अप्रूवल के लिए कि भैया अगर आपको सीमेंट ना पसंद आए तो आप वापसी कर देना। भाई कितने दिन में वापसी करने की डेट आई? 30 दिन में। 30 दिन में आप हमें बता देना, अगर आपको पसंद नहीं आए तो हम उठवा लेंगे सीमेंट। ठीक है जी। बी ने वो सीमेंट यूज कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, बी ने वो सीमेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लिया। अब भाई यूज कर लिया तो अब थोड़ा रिटर्न होगा, अब तो ये क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर क्या कि भैया उसने हाँ कह दी। भाई मैंने आपको 25 कट्टे सीमेंट के दिए, मैंने कहा भैया ये देखो सीमेंट ऐसा है, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो वापसी कर देना। भाई आपने एक यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, आपको पसंद नहीं आए तो बाकी 23 वापसी कर देना। भाई उसने सारा का सारा यूज कर लिया, अब थोड़ा वापसी होगा। भाई आधे आधे कट्टे सभी के यूज कर लिया, कह रहा भाई वापसी ले जाओ, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो ये क्लियर हो गया कि आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया तो मतलब अब वापसी नहीं होगा। तो जब आप प्रोडक्ट यूज कर लोगे तब वापसी नहीं होगा, या जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए, जो जितना टाइम दिया था 30 दिन का समय दिया, 30 दिन के बाद भी आप कह रहे हो कि 30 दिन के बाद आके कह रहे हो कि आप रिटर्न कर दो ना, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, यूज कर लोगे तब जाकर हम उस प्रोडक्ट को सेल मान लेंगे, फिर वापसी नहीं हो पाएगा। इसमें एक केस रेफरेंस है, याद करने की नीड है नहीं, इतना ठीक है। सेक्शन 26 है रिक्स प्राइमा फेसी पास विथ प्रॉपर्टी। कहता है रिक्स प्राइमा फेसी पास विथ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब इधर है ऑनरशिप। कहता है ऑनरशिप के साथ रिक्स भी ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप के साथ रिक्स भी ट्रांसफर होता है। इस तो मैं बहुत बार आपको बता चुका। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड रिमेन एट अ सेलर प्रॉपर्टी देयर इन which transfer to the buyer, but when the property therein are transferred to the buyer, the goods are at the buyer risks whether the delivery has been made or not। आपने किसी से सामान खरीदा, आप बायर हो, आप किसी दुकान पर गए सामान खरीदने, आपने कहा भैया मुझे ना क्या मंगा, आपने कहा भाई मुझे ना टीवी चाहिए, आप टीवी खरीदने गए किसी के साथ, आपने कहा भाई ये टीवी आप रख लीजिए, मैं इसको बाई कर चुका हूं, और सेलर ने आपके साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, मतलब प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप, सेलर ने आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। आपने टीवी खरीदा, सेलर ने आपको ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, आप कह रहे हो सर टीवी यही रख लो मैं कल ले जाऊंगा, तब तक वो खराब हो गया। मतलब ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, जब सेलर ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है तब बायर सेलर की तरफ से उस प्रॉपर्टी का रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ही बायर ने वो प्रॉपर्टी बाई करी, जैसे ही बायर ने वो गुड्स खरीदे, तो ऑटोमेटिकली बायर उसका ऑनर बन गया, और जितने भी क्या कहते हैं अपना जितने भी आपके पास रिस्क और रिवॉर्ड होगा वो बायर की तरफ से होगा। जिसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था कि मान लो आप 2 टॉफी लेने जाते हो पल्स की दुकान पर, एक टॉफी फाड़ते हो, जैसी फाड़ते हो खाने जाते हो गिर जाती है, तो वो रिस्क किसका है? वो आपका। अब दूसरी टॉफी फाड़ते हो, उसमें 2 टॉफी आ जाती है एक ही में, होता है कभी कभी ऐसा कि एक में 2 चिपकी मिल जाती है, वो रिवॉर्ड किसका? आपका। तो जैसी ही दोस्तों बायर सेलर से गुड्स खरीदता है और ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। सेक्शन 26 यही कह रहा है। सेक्शन 26 कहता है भैया रिस्क एक प्राइमा फेसी है, प्राइमा फेसी का मतलब होगा जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे ही रिस्क भी ऑनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाएगा बायर की तरफ। आया समझ में या नहीं आया? अब आ जाइए, अगला कह रहा है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो खराब होने वाले हैं, सड़ जाते हैं जल्दी, जैसे कि टमाटर। भाई टमाटर की अगर आप डीलिंग करते हैं तो टमाटर ऐसे नेचर के होते हैं जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, पेरिशेबल नेचर।
व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, नहीं है गुड्स है ये, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर हैव एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड पेरिश एंड बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। When there is a contract for sale of specific goods, the contract is void. Contract void हो जाएगा if the goods without the knowledge of the seller. If the goods without the knowledge of the seller. मान लो कि आपने किसी की दुकान पर गए, आपने कहा भैया कि मुझे कुछ पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, आपने टमाटर ले लिया, चलो टमाटर कहा, आपने टमाटर ले लिए। इसके बाद अब सेलर को नॉलेज नहीं है, वो जो सेलर है खरीदने वाला उसको उसने इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर हैव at the time when the contract was made perished or become so damaged, सेलर की नॉलेज में नहीं था, जो बेचने वाला उसको ये नहीं पता था कि गुड्स खराब हो गए हैं। जो गुड्स का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो खराब होने वाली चीजें हैं। जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करा था, मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपसे 10 किलो टमाटर लूंगा, आपने कहा कब लोगे, मैंने कहा कल लूंगा। कल तक जो आपके पास टमाटर थे वो खराब हो गए, तो आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट उठा वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं पर कोई काम का नहीं है, क्योंकि जिस चीज की हम डीलिंग करते हैं वो खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, पेरिश नेचर के थे ना। सेक्शन 7 आपसे ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले अगर गुड्स खराब हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ये एक ही लाइन में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही गुड्स खराब हो गए, मैंने आपसे कहा कि 10 किलो टमाटर लूंगा, आपको पता था कि 10 किलो टमाटर मेरे गोडाउन में रखे हुए हैं, पर आपको यह नहीं पता था कि वो सड़ चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं, बनाने से पहले ही जो आपके गोडाउन में रखे थे वो गुड्स सड़े हुए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पहले, बिफोर, अगर गुड्स पेरिश हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके और मेरे बीच में बना है वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले अगर गुड्स खराब हो जाए, गुड्स डैमेज हो जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर हम वॉइड कह देंगे। इसके बाद गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स and subsequently the goods without any fault on a part of the seller or buyer perish or become so damaged, so on longer to the answer there to dispute the agreement before the risk passed to the agreement, before the risk passed to the buyer, the agreement is there is void. Agreement to sell means ownership will be transferred on a future date. ये मैंने आपको बता दिया, कहीं आप भूल जाओ कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है। देखिए सिंपल सी कहानी क्या कह रहा है, कहता है एग्रीमेंट टू सेल हो चुका था पर सेल नहीं हुई थी। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मुझे एक पर्टिकुलर गुड चाहिए, आपने कहा ठीक है सर, पर इसकी ऑनरशिप आप मुझे फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करोगे। और आपको एक चीज पता है, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तभी रिस्क भी ट्रांसफर होगा। सिंपल है। मान लो मैं आपसे टमाटर खरीदना आया, आपने कहा कि मैं टमाटर अभी डिलीवर नहीं करूंगा, आपको 10 दिन बाद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, वो टमाटर खराब होने वाले नेचर के हैं। अभी मेरे बीच में और आपके बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि आप मुझे टमाटर देंगे और ऑनरशिप आप मुझे फ्यूचर डेट पे, मान लो आपने मुझे टमाटर दिया, ये टमाटर 2 दिन बाद दोगे और उसकी ऑनरशिप 10 दिन बाद ट्रांसफर करोगे, मतलब ऑनरशिप आप ट्रांसफर फ्यूचर डेट पे करोगे। और ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ही गुड्स खराब हो गए, एग्रीमेंट बन चुका था सेल का, एग्रीमेंट टू सेल हो गया था पर सेल नहीं हुई थी, सेल का एग्रीमेंट नहीं बना था। जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होती सेल हो जाता, ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ही गुड्स खराब हो गए, अब भी वॉइड माना जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तभी रिस्क भी ट्रांसफर होगा। भले ही मैं टमाटर आपकी तरफ से लेके चले गया, भले ही मैं अपनी तरफ से आपके उससे टमाटर लेके चले गया और आपने उस टमाटर की ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर नहीं करी और वो टमाटर ले जाते खराब हो गए, तो रिस्क आपका है क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुई ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी ट्रांसफर होता है, जब ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क कहां से। अब भी यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, टमाटर वापसी कर दूंगा आपको। आया समझ में दोनों केस। पहला केस ये था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही गुड्स खराब हो जाए, तो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उन खराब गुड्स का वो वॉइड मान लिया जाएगा। दूसरा केस क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है पोजीशन ट्रांसफर होगी पर ओनरशिप नहीं।
और जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होता बायर की तरफ। उससे पहले जो भी रिस्क है वो किसका है, सेलर का। अगर वो खराब हो जाए तो ऐसे केस के अंदर सेलर का ही माना जाएगा रिस्क और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आपके बीच में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। भले ही मैं आपसे टमाटर ले गया था, ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं करी थी, मैं आपको खराब हो गया टमाटर वापसी कर दूंगा, खत्म हो जाएगा वॉइड। ना आप मेरे पे केस कर सकते हैं ना मैं आप पे। लो जी, यहां पर भी हमने ये पॉइंट सीख लिया। और अब छोटा सा एक पॉइंट है, बहुत अच्छा सा पॉइंट है, समझने लायक चीज है। सेल बाय द पर्सन नॉट बाय द ऑनर। सेल बाय द पर्सन नॉट बाय द ऑनर, इन लैटिन वर्ड इसको बोलते हैं नेमो डेट क्यू हैबिट। नेमो डेट क्यू हैबिट पढ़िए, इसको आपके सामने है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ेंगे। सेल बाय पर्सन नॉट बाय द ऑनर, ठीक है जी। सेल बाय पर्सन नॉट बाय द ऑनर, इन लैटिन वर्ड में अगर इसको कहेंगे तो नेमो डेट क्यू हैबिट बोलते हैं इसको। पढ़ा आपने? ये नाम आपको याद रखना है, नेमो डेट क्यू हैबिट। नेमो डेट क्यू हैबिट का मतलब होता है सेल बाय द पर्सन नॉट बाय द ऑनर। देखिए जनरली, अब एक कहानी सुनिए, मेरी पॉइंट सुनिए। हमारे वहां पर क्या हुआ, किसी के नाम पर एक जमीन थी। हमारे यहां पर क्या हुआ, किसी के नाम पर जमीन थी, ठीक है ना। अब वहां पर क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर जमीन थी, काफी टाइम से खाली खड़ी हुई थी। तो एक पर्सन ने उस जमीन के नकली कागज बनवाए और उसको बेच मारी। मान लो फॉर एग्जांपल, आपकी जमीन मेरे यहां पर है, आपकी लैंड है एक मेरे यहां पर दिल्ली के अंदर, आप रहते हो आउट ऑफ दिल्ली और काफी टाइम से वो लैंड वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है, कोई आता नहीं है, देखभाल करने वाला कोई आता नहीं। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, उस लैंड को देखने आज तक कोई नहीं आया। मैंने दिमाग लगाया, मैंने उस लैंड के नकली कागज बनाए, 2 मिनट बन जाते हैं कागज। एरिया नाप लिया, अपने नाम का कागज बनवा लिए और किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढ लिया जिससे मैंने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी। मैंने वो लैंड के कागज बनवाए और मैंने वो लैंड किसी और को बेच दी और मैं चले गया कहीं और घूमने फिरने आराम से। अब आपको ये बात का पता ही नहीं कि आपकी लैंड भी बिक चुकी है। अब जो बायर है, जिसने वो जेन्युइनली वो खरीदा था लैंड, वो तो गया अब, क्योंकि उसको तो बेकार कागज मिले। क्योंकि जब मैं उस लैंड का ऑनर नहीं तो मैं अपनी ओनरशिप ट्रांसफर भी तो नहीं कर सकता यार। कोई चीज का अगर मैं ऑनर नहीं हूं, मैं वो चीज बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकता ना। जब मैं वो लैंड का ऑनर था ही नहीं तो मैं वो लैंड कैसे बेच सकता हूं भाई? और जिस पर्सन ने मेरे से लैंड खरीदी होगी उसके पास जो ऑनरशिप गई होगी वो सही है, वो बेकार ऑनरशिप है, वो रॉन्ग ऑनरशिप है, क्योंकि असली ऑनर तो आज भी कहीं आप हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता है कि जो पर्सन किसी पर्टिकुलर गुड्स का ऑनर नहीं है ना, वो पर्सन गुड्स का ऑनरशिप वो बेच नहीं सकता। भाई मान लो ये पेन है, ये पेन का ऑनर मैं हूं, क्या आप ये पेन बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। भाई रियल ऑनर ही तो पेन बेचेगा, जो रियल ऑनर होगा वही तो पेन बेचेगा। तो ये रूल जो होता है दोस्तों, ये रूल जो है नेमो डेट क्यू हैबिट, ये रूल रियल ओनर को प्रोटेक्ट करता है। ये रूल रियल ओनर को प्रोटेक्ट करता है। कहता है जनरली द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर कोई ओनर उस गुड्स का ओनर है ना, अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर गुड्स बेचना चाहता है, वो उसका ओनर है तो वही बेच सकता है। कोई दूसरी पार्टी आकर वो गुड्स नहीं बेच सकती। भाई जब तुम उसका मालिकाना अधिकार ही नहीं है, तुम कैसे उसको बेच दोगे? तो ऐसे बहुत फ्रॉड होने लगे थे, तो इसलिए ये रूल भी लाया गया कि भाई सिर्फ एक गुड्स का ऑनर ही अपनी प्रॉपर्टी को, अपने गुड्स की ऑनरशिप ही ट्रांसफर कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। भले ही अगले बायर को यह नहीं पता था कि वो गुड्स का ऑनर कोई और है, किसी और से उसने खरीदा है, फ्रॉड हो गया तो उसका फ्रॉड माना जाएगा। जो रियल ओनर है वो प्रोडक्ट है। मतलब मैंने आपकी लैंड किसी को बेची, वो बेचारा फंस गया, जिसने वो खरीदी, मैं भाग गया और आपकी लैंड ही रहेगी। आपकी लैंड कुछ नहीं कर सकता, कोई भी उखाड़ नहीं सकता। आप रियल ओनर को प्रोटेक्ट करता है ये रूल। आइए, नेमो डेट क्यू हैबिट का मीनिंग होता है दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। नो वन कैन गिव, ये लाइन याद रखना। नो वन कैन गिव
व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। जब किसी पर्सन के पास खुद ही वो चीज नहीं है, वो कैसे दे सकता है वो चीज? भाई मैंने कहा ये पैनल है आपके पास घर पे, नहीं है, क्या ये पैनल किसी को आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। जब ये पैनल ही आपके पास घर पे नहीं है तो आप पैनल कैसे बेच सकते हो? है ना, समझ में आया? मैंने कहा ये पेन है आपके पास, नहीं है, तो ये पेन जब आपके पास खुद ही नहीं है तो ये पेन कैसे बेच सकते हो भाई आप? इसलिए यही कह रहा है नेमो दैट क्यू हैबिट कि नो वन कैन गिव। भाई कोई भी पर्सन कोई चीज नहीं दे सकता जब तक वो उसके पास ना हो। भाई जब वो उसके पास होगी तभी तो देगा, और जब उसके पास खुद ही नहीं है तो वो दे कैसे सकता है वो चीज? तो नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। जब उसके पास खुद ही नहीं है तो वो दे कैसे सकता है? दैट इज द मीनिंग ऑफ नेमो दैट क्यू हैबिट। इट मीन नॉन ऑनर कैन नॉट मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। मैं नॉन ऑनर था उस आपकी लैंड का, मैं ऑनर था ही नहीं। नॉन ऑनर मतलब वो पर्सन जो ऑनर नहीं है उस लैंड का। तो अगर मैं वो लैंड आपको बेच दूं, वैसे तो दोस्तों लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कवर नहीं करता लैंड को। हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो मूवेबल होती है। अगर मैं मान ले कि जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं कि अगर वो लैंड में बेच दूं, मैं तो ऑनर हुई नहीं, तो मैंने अगर वो बेच दी, जो मैंने ओनरशिप ट्रांसफर करी वो वैलिड होगी? नहीं होगी। सिंपल सी बात है। कोई भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी ले लो, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में बेच रहा हूं, मैं एक मशीन है, मैं एक मशीन बेचता हूं, ठीक है, वो मशीन मूवेबल है, मेरे नाम पे वो मशीन है ही नहीं, मैं उसका ऑनर ही नहीं हूं। अगर मैं बेच दूं तो जो पर्सन खरीदने वाला है उसके पास जो ऑनरशिप गई वो भी तो गई, सही नहीं है, वो भी तो वैलिड नहीं है। तो नॉन ऑनर कभी भी वैलिड ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी का, मतलब ऑनरशिप का। इफ द टाइटल ऑफ सेलर इज डिफेक्टिव द बायर टाइटल आल्सो बी सब्जेक्ट टू सेम डिफेक्ट। भाई जब सेलर ही ऑनर नहीं है और उसने जो जमीन आपको बेची है या जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेची है, तो बायर के पास जो टाइटल होगा, टाइटल मतलब ऑनरशिप, तो वो भी डिफेक्टिव होगी। अब सेलर की ऑनरशिप डिफेक्टिव है तो बायर जिसने खरीदा है उसकी ऑनरशिप भी तो डिफेक्टिव रहेगी। सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। इफ द सेलर हैज नो टाइटल, अगर सेलर उस बायर उस प्रॉपर्टी का ऑनर ही नहीं है तो बायर डज नॉट हैव एक्वायर एनी टाइटल ऑल थ्रू माइट हैव एक्ट ऑनेस्टली माइट नहीं। भले ही बायर ईमानदारी से वो लैंड खरीद रहा हो मेरे से, पर मैं उस लैंड का ऑनर नहीं हूं, मैंने फेक लैंड के डॉक्यूमेंट बनवाकर बेच दिए, तो इसमें बायर का नुकसान होगा, सेलर का कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब जो रियल ऑनर होगा ना, आप उस लैंड के जो रियल ऑनर हो, आपका उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी लैंड आपके पास ही रहेगी। बायर यहां पर फंस गया वो। तो दिस रूल इज टू प्रोटेक्ट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। जो गुड्स का रियल ओनर होगा उसको ये रूल प्रोटेक्ट करता है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर thereof and who does not sell them under the authority। अगर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, या अगर कोई पर्सन ऑनर है पर मैं अगर बेच रहा हूं, मैंने उसकी परमिशन नहीं ली हुई या मैंने उसका कंसेंट नहीं लिया बेचने का। तीन चीज, अगर कोई पर्सन उसका ऑनर नहीं है, या फिर ऑनर कोई और है जानने वाला पर मैंने उससे बिना पूछे बेच रहा हूं तब भी नहीं, और मैंने उससे क्या नहीं लिया, कंसेंट। विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर द बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स देन द सेलर हैड अनलेस द ऑनर ऑफ द बायर एक्वायर नो बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स द सेलर हैड अनलेस द ऑनर ऑफ द गुड्स टू सेल। मतलब मान लो ये पैनल का ऑनर मैं हूं, मैं ये बेचना चाहता हूं, मैंने आपको बोला कि आप ये पैनल मेरी तरफ से बेच देना, तो मैंने आपको अथॉरिटी दी ना, अब आप बेचोगे तो एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। बट मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, आपने ये मेरा पैनल किसी को बेच दिया, ये वाला पैनल जो है लिखने वाला, ये किसी को बेच दिया। अब जो ये पैनल जो है लिखने वाला, ये सब किसी को बेच दोगे आप, तो मैंने ना आपको अथॉरिटी दी, ना आपने मेरे से कंसेंट लिया, और ना आप उसके ऑनर हो। तो जिसको बेचोगे, जो बायर है, उसके पास डिफेक्टिव टाइटल रहेगा, वो एक असली डॉक्यूमेंट, असली ट्रांसफर रहेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है। इस पॉइंट में यही कह रहा था कि अगर सेलर जो है उसका टाइटल मतलब ऑनरशिप डिफेक्टिव है, मतलब सेलर कोई ऑनर ही नहीं है गुड्स का, तो वो जब किसी को ट्रांसफर करेगा वो गुड्स टाइटल ऑनरशिप, तो उस बायर का गुड्स भी क्या होगा, उस बायर की ट्रांसफर ऑनरशिप भी क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आप मेरे से लैंड खरीदने आए, मैंने आपको लैंड के कागज बनाकर बेच दिए, अब लैंड का ऑनर था ही नहीं, तो आपके पास जो ट्रांसफर हुए कागज वो किस बात के, वो भी तो बेकार ही है, फेक ही है। तो जब सेलर जो बेचने वाला है वो उस लैंड का ऑनर ही नहीं है, तो उसके पास जो कागज है वो डिफेक्टिव कागज है, तो आपको जो वो ट्रांसफर करेगा, वो कागज आपको ट्रांसफर करेगा, तो आपके पास जो डिफेक्टिव ही आएंगे।
तो जब सेलर की टाइटल, सेलर का टाइटल मतलब सेलर की ओनरशिप डिफेक्टिव है, तो बायर को जब ट्रांसफर करेगा तो बायर की ओनरशिप भी डिफेक्टिव होगी। दोस्तों इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू दिस। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वैसे तो मैं पढ़ाता नहीं पर इस बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो नीड नहीं थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगा इस बार। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, 4-5 पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज क्लास में नहीं। और ठीक है, डिस्कस कर लेंगे अपना एक्सेप्शन इसकी, ठीक है ना। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, समझ में आ गया ना भाई। जो पार्टी ऑनर ही नहीं है वो पार्टी बेच कैसे सकती है गुड्स, दैट इज कॉल्ड नेमो डेट क्यू हैबिट। जिस पर्सन के पास खुद ही वो गुड्स नहीं है वो गुड्स सेल आउट कैसे कर सकता है, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सेप्शन के बाद खत्म करेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन के नोट्स बनाना भूल गया, डाल दूंगा इसके अंदर, नहीं तो अभी करवा देता मैं डिस्कस, डालना भूल गया हूँ, नोट्स डाल दे के उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।